बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें मैं आपको CSS के जो पास पेपर हैं अकाउंटिंग और कॉमर्स के, उस पर हम बात करेंगे। और मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मैंने जो सीनियर एडिटर का 2014 में टेस्ट दिया था, उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इन्हीं में से कॉपी पेस्ट थे। और एक मैंने ग्रेड 17 का टेस्ट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने ओपन मेरिट में क्वालिफ़ाई किया था, ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर का ग्रेड 17 में। और उसमें भी ये 15 to 20 मार्क्स का इसी जो CSS के पास पेपर थे अकाउंटिंग एंड कॉमर्स के, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के, उसी में से उठाए थे। तो कोई भी अकाउंटिंग का सिलेबस है जिसमें अकाउंटेंट का टेस्ट हो सकता है, एडमिन ऑफिसर के अगर कोई उसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह का सिलेबस शामिल हो, या जिस तरीके से ये ऑडिटर का है, सेविंग ऑफिसर है, ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट अफसर है, जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट अफसर है, या इस तरह की कोई भी जो कॉमर्स और अकाउंटिंग के रेलिवेंट जिसमें सिलेबस प्रोफेशनल सिलेबस शामिल होता है, तो उसके लिए ये बिल्कुल लाजमी तौर पर आप ये हिस्सा याद करके जाएं। इसमें से अक्सर औकात जब लगता है तो आपको ये बताऊं कि आपके ये जो जनरल रिक्रूटमेंट के जो टेस्ट हो रहे होते हैं, इसमें एक एक नंबर का कंपटीशन होता है। तो आपको एक एक नंबर के लिए स्ट्राइव करना पड़ता है और आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है ओपन मेरिट में या वैसे ही मेरिट में क्वालिफाई करने के लिए। तो आज इसी पे हम बात करेंगे और एंड पे जाके मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि आपको मटेरियल कैसा चाहिए तैयारी के लिए, कहाँ से तैयारी करनी है और तैयारी करनी कैसे है, जनरल गाइडलाइंस, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले ज़रा फ्रेश मूड में ये काम कर लेते हैं, जो पेपर हैं इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये 2000 का पेपर है। डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज फादर्ड बाई, डबल एंट्री बुक सिस्टम जो है किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये लुकस पेसियोली ने इंट्रोड्यूस करवाया था डबल एंट्री सिस्टम। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन स्टेटमेंट आर सिनोनिम्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट है या सोर्सेज एंड एप्लीकेशन है, यानी कि जो आपके कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, उसी को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और सोर्सेज एंड एप्लीकेशन भी उसी के ही मीनिंग बनते हैं। तो ये दोनों सिनोनिम्स है। नंबर 3 है डेप्रिसिएशन इन स्पिरिट इज़ सिमिलर टू। डेप्लीशन है, अमोर्टाइजेशन है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो टर्म ही अकाउंटिंग की नहीं है, अकाउंटिंग की नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स की है। तो डिप्रेशन का मतलब ये होता है ऐसा फेज़ जिसमें इकोनॉमी डाउन जा रही होती है। डेप्लीशन ऐसी होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ख़त्म होते होते वो उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसीजर को डेप्लीशन कहते हैं। तो अमोर्टाइजेशन जो आता है, ये विद द पैसेज ऑफ लाइफ किसी इनटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट राइट्स है, किसी कंपनी के गुडविल है, तो उसको जब आप राइट ऑफ करते हैं तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन जो है वो फिज़िकल एसेट को जब आप उसकी वैल्यू को राइट ऑफ करते हैं ग्रेजुअली एनुअल स्टेटमेंट में, फिनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये दोनों जो हैं इनका सेंस एक जैसा बनता है। नंबर 4 है बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ये ज़रूरी नहीं कि आप साल के एंड पे करें, कोई भी किसी कंपनी की एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है। तो जो बैलेंस शीट होती है जिसको हम फिनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, तो फिनेंशियल पोजीशन भी किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की आप देख सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी साल के एंड पे होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो उनका क्लोजिंग पीरियड जो होता है वो किसी का अक्टूबर होता है, किसी का नवंबर होता है, किसी का सितंबर होता है, और जो शुगर कंपनीज होती हैं उनका मार्च होता है या अप्रैल होता है। तो इस तरीके से जब किसी का फिनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो वो उस डेट को बैलेंस शीट बनाएगा, तो वो उसी डेट को मेंशन करेगा जब वो प्रिपेयर हो रही। तो इसका ऑप्शन है एज ऑन स्पेसिफाइड डेट। नंबर 5 है
इन इंश्योरेंस द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन से बनाए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं? ए ऑप्शन है, बी जो आपका ऑप्शन है हम उसी को बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फॉर फायर, मैरीन एंड एक्सीडेंट्स। यानी कि जितनी भी आपकी ये इंश्योरेंसेज होती हैं, फायर की इंश्योरेंस है, मैरीन की है या एक्सीडेंट्स वगैरह की है, तो आपने इनकी तीनों की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। पार्टनर्स इन कंपनी कैन टुडे बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग नंबर्स। तो 2 से लेके 20 तक होती है पार्टनर्स की तादाद। तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। नंबर 7 है फ्लेक्सिबल बजट इज़ ए बजट विद द फॉलोइंग फीचर्स। यानी कि फ्लेक्सिबल बजट कौन सा होता है, उसमें ये क्वालिटी ज़रूरी है, चेंज विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब आपकी प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ता या कम होता है तो उसके हिसाब से वो उसको एडजस्ट किया जाता है। इस तरह के बजट को फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक इवन कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। ब्रेक इवन का जो फार्मूला है आपको वो याद रखना होगा, यानी कि फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय 1 लेस वेरिएबल कास्ट। तो ये इसका फार्मूला है, यानी कि फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है। नंबर 9 है क्विक रेशियो कैन बी कंप्यूटेड एज अंडर। एक करंट रेशियो होती है, एक क्विक रेशियो होती है। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट रेशियो होती है। और क्विक रेशियो क्या होती है, जो करंट एसेट्स में से आप क्लोजिंग जो स्टॉक होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो एसेट्स बचते हैं वो होते हैं। यानी कि करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज़। इसमें इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, ये आप थोड़ी सी माइंड में क्लियर रख लेना। आगे नंबर 10 है इन ए स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट विल बी एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट एज अंडर। यानी कि रिपू 0 इसका आंसर है। कैसे कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक आपके पास एसेट है, कोई गाड़ी वगैरह है, उसकी वर्थ है 1 लाख और आप उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं 5 ईयर, और आपने उसको राइट ऑफ करना है 5 ईयर में इक्वली। ठीक है, तो 5 ईयर में जब इक्वली आपने उसको राइट ऑफ करना है तो क्या होगा कि उसकी जितनी वर्थ है डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। यानी कि अब एक एसेट की वर्थ अगर 1 लाख है और उसकी लाइफ 5 साल है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, तो आपका आंसर क्या आएगा 20। और 20,000 आपने हर साल में इसकी कॉस्ट माइनस करते जाना है। तो जब आप आखिरी साल पे पहुंचेंगे तो उस एसेट की वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। 11 है सेल्स बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। कि सेल्स बजट किसको कंसीडर करके आप बना सकते हैं, बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट इन ऑफ मार्केट। यानी कि आप सेल किस हिसाब से बजट अपनी करेंगे कि आपने कितनी सेल्स करनी, तो आप पहले सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। मार्केट को डिमांड करते हुए आपने सेल फोरकास्ट करनी होती है। आगे 12 है कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए अनलिस्टेड होल्डिंग कंपनी इज़ एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान रिक्वायर्ड। यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अनलिस्टेड, यानी कि आपकी एक कंपनी कोई जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है और उसकी कंसोलिडेशन आप करना चाहते हैं और सब्सिडरी है कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी भी जो है उसका आपने बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड करना है। 13 रिटेन्ड अर्निंग इज सिनोनिमस। रिटेन अर्निंग क्या होती है, ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न तो किया है लेकिन उसको होल्ड किया हुआ है और शेयर होल्डर में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान नहीं किया। तो इस तरह का जो प्रॉफिट कंपनी अपने पास रिटेन करती है ताकि वो उसको मज़ीद इन्वेस्ट करे या अपने फ्यूचर की कभी किसी रिक्वायरमेंट के लिए उसको रखे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसको कहते हैं। 14 है द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट फॉर बैंकिंग कंपनी इन पाकिस्तान इज़ अंडर।
अंडर ए एंड बी अबव, यानी कि अंडर दी बैंकिंग, हाँ जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं इनकी जो आपकी रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, दो इस पे कानून लागू होते हैं। एक तो कंपनी ऑर्डिनेंस इस पे लागू होता है, दूसरा बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 दोनों लागू होते हैं। डेफर्ड टैक्सेशन इज, इसका आंसर है पार्ट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। यानी कि डेफर्ड टैक्सेशन क्या होता है, ऐसा टैक्स जो अभी तक आपने पे नहीं किया, ऐसे को डेफर्ड टैक्स कहेंगे। और ये किसकी लायबिलिटी होती है, ये ऑनर्स की होती है। तो ऑनर्स का कंपनी में क्या हिस्सा होता है, इक्विटी। तो इक्विटी ही पे ही ये लायबिलिटी होती है, तो पार्ट ऑफ ऑनर्स इक्विटी होती है डेफर्ड टैक्सेशन। अगर आपने ओवर ड्यू करते हैं या एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो ये ऑनर इक्विटी के साथ ही एडजस्ट होगा। 16 है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी फॉलोज। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कौन सी होती है, जो रिसोर्सेज पूल करके उसको इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड लाइक। ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स है, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स है, नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो है इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान फॉलोज ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स, इनमें से कोई भी नहीं। तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन है, और मुझे भी इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं कर रहा। 17 है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज़ खाली जगह इन रेस्पेक्ट ऑफ फिनेंशियल रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, जो फिनेंशियल रिपोर्ट का ये लाजमी हिस्सा होती है, इसमें डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट आउट अपनी करनी होती है। तो मतलब जो आपकी फिनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो डायरेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही फॉलो करती है, मतलब डायरेक्टर की रिपोर्ट उस पर होना शामिल ज़रूरी है पब्लिश करने से पहले। तो मैंडेटरी फॉर लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी हो या अनलिमिटेड कंपनी हो या जिस तरह की कंपनी हो, डायरेक्टर की रिपोर्ट मैंडेटरी ही होती है। एवरी लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान इज़ required by law to include the following with financial reports। यानी कि हर लिमिटेड कंपनी जो है उसने अपने चेयरमैन के रिव्यूज़ भी शामिल करने होते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। इसके बाद 19 आता है, कैश बजट एक्सक्लूड द फॉलोइंग। यानी कि कैश बजट जब आप बना रहे हैं तो उसमें नॉन कैश आइटम को एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल सी बात है। कैश आइटम में सिर्फ कैश आइटम को ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश आइटम को ही कंसीडर करते हैं, नॉन कैश लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। 20 NGOs आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन प्रिस्क्राइब मैनर अंडर द लॉ। यानी कि जो NGOs हैं उनका जो रूल है जिसके ज़रिए वो ऑपरेट हो रही होती हैं, उनको उस ज़रिए से अपनी स्टेटमेंट वगैरह बनानी होती है। अकाउंटिंग का यही 2000 का जो सेकंड पेपर है, इसमें ऑडिट का पोर्शन होगा। पहले वाले में अकाउंटिंग का था, इसमें ऑडिटिंग का और कास्ट अकाउंटिंग का ज़्यादा हिस्सा होगा। फिक्स कास्ट क्या है, नेवर चेंजेस इवन इफ़ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ डबल। फिक्स कास्ट होती हुई है जो आपकी वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, एनुअली जो लागू होती है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ या प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोडक्शन वॉल्यूम कम रहे ज़्यादा रहे, वो फिक्स कास्ट आपने वही पे करना होती है, तो ये रिमेन सेम है। कन्वर्जन कास्ट इज़ मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो लेबर और ओवरहेड, यानी कि जो मटेरियल है उसको कन्वर्ट जब करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है और FH के कई सारे आइटम होते हैं। तो कन्वर्जन कास्ट उसी को ही कहते हैं जो मतलब है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पे आती है। रॉ मटेरियल इसमें शामिल नहीं होता या मटेरियल इसमें शामिल नहीं होता, बाकी दोनों मेन जो है हिस्से होते हैं लेबर और ओवरहेड के। प्रोसेस कास्टिंग इज़ रेलिवेंट टू,
प्रोसेस कास्टिंग कहाँ पे हम लगाते हैं? जॉब ऑर्डर कास्टिंग तो मुख्तलिफ चीज़ होती है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। सीमेंट जो है, क्योंकि जितना भी आप सीमेंट प्रोड्यूस कर लें तो वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है, तो उसमें जब सिमिलर चीज़ हो और उसकी काउंटिंग करना आसान ना हो अलग अलग से, तो वहाँ पे हम प्रोसेस कास्टिंग लगाते हैं। चौथा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़, क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यानी कि सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस से निकालें तो ग्रेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल कैपेसिटी एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। यानी कि आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट में तो डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन 5 है ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा होता है? इफ़ इट enables मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रेशनलाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा सिस्टम वही होता है जिसमें प्रोडक्टिव बढ़े और कास्ट कम से कम आए। वेरिफिकेशन इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ वोचर्स, एग्जामिनेशन, ऑडिट रिपोर्ट। तो इनमें से ये कोई भी नहीं है। वेरीफाई ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ हो, आपने उसको जाकर दोबारा से किसी चीज़ रियल जो आपकी चीज़ें होती हैं उनसे जाके देखें, वेरीफाई करें और उनसे मैच करवाएं, तो ये होता है वेरीफाई करना। चेक करना तो वैसे कोई होता है कि यार ये वोचर जो है ठीक है या नहीं ठीक है, चेक करने से वेरिफिकेशन नहीं होती। तो एग्ज़ामिन करने से भी सिर्फ देख लेने से या उसको वो भी वेरिफिकेशन नहीं होती। वेरिफिकेशन फैक्ट्स के साथ होती है कि आपके पास रिपोर्ट क्या है और फैक्चुअली हकीकत में चीज़ की पोजीशन क्या है। स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैम्पल मीन्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या था? स्टेटा मीन बाई पार्ट, ग्रुपों में जब किसी चीज़ को डिवाइड कर दें तो स्टेटा उसको कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैम्पल क्या होता है कि जो स्टेटास में आप पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनमें से थोड़ा थोड़ा ले लें, तो फिर क्या उसको कहते हैं? रैंडमली सिलेक्टेड आइटम्स फॉर ऑडिट। तो उनमें से जो आप आइटम लेंगे तो रैंडमली सिलेक्टेड होंगे। इंटरनल चेक, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? 8, क्वेश्चन 8 के ये है इंटरनल कंट्रोल इज़ टोटली सिनोनिम। इंटरनल कंट्रोल किसके साथ सिनोनिम है? इंटरनल चेक के साथ है, इंटरनल ऑडिट के साथ है, नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दिस। इंटरनल कंट्रोल ये होता है कि आप जितनी मैं अभी आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी क्लैरिटी बता दूँ। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है सेल्फ? इंटरनल कंट्रोल ऐसा सिस्टम होता है कि आपके जो नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ऑपरेशन ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आप इस तरीके से सारी चीज़ें बनाएं कि उसमें कम से कम गलती हो, फ्रॉड और एरर्स कम से कम हो। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल चेक में ये होता है कि एक एक चेक होता है। इंटरनल चेक आप ये चेक लगा दें कि यहाँ पे साइन कंज्यूमर के होना ज़रूरी है, यहाँ पे मैनेजर के साइन होना ज़रूरी है, यहाँ पे क्वांटिटी का जिक्र होना ज़रूरी है। तो ये जो होते हैं इन सारी चीज़ों को इंटरनल चेक कहते हैं। इंटरनल ऑडिट ये होता है जाके आप इंटरनली ऑडिट, मतलब कि जो ऑडिटर्स वगैरह जो आपकी कंपनी के अंदर से ही आपने अपॉइंट किए होते हैं या किसी को डेजिग्नेट कर देते हैं और वो ऑडिट करे, उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल इन दोनों के साथ मैच नहीं करता। इन नन ऑफ दिस ऑप्शन ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक इज़ जनरली कंडक्टेड थ्रू रूटीन चेकिंग। तो आपको पता है कि बैंकिंग के जितने भी हैं 5 बजे जब आपके बैंक्स बंद हो जाते हैं तो वो डेली बेसिस पे अपना क्लोजिंग करते हैं। तो जब वो क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली पूरे डे के जितने ऑपरेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं। तो उनका ऑडिट एक दिन का रोज़ाना रूटीन में हो जाता है। एन ऑडिटर इज़ लायबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। किसको जवाबदेह होता है? ऑनर्स को, क्योंकि ऑनर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही उसको अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वही उनको ही जवाबदेह होता है। 11 है इनकम टैक्स इज़ लिवाइड ऑन। अगर आप टैक्स के ना भी क्वेश्चन करें तो कोई नहीं है, लेकिन बाद में आपके कभी काम आएंगे, क्योंकि इस पोर्शन में टैक्स का हिस्सा तो नहीं है,
लेकिन बाद का तो वो उठा के दे भी दे तो आप उसको रोक नहीं सकते, तैयार कर लेना ही अच्छी बात है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स इज़ लिवाइड ऑन प्रीजम्प्टिव इनकम, यानी कि जो आप प्रज्यूम करते हैं एडवांस में क्या इतनी इनकम इसकी होगी, तो उसी पे आप जो लागू करते हैं, तो प्रेजेंटिव इनकम पे ही आप इनकम टैक्स लागू करते हैं। assumption based, if a firm has paid super tax, its partner may follow any of the following behavior। तो जो सुपर एक्ट कंपनी एक सुपर टैक्स पे कर रही है, तो उसके जो ऑनर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से अपना टैक्स पे करेंगे। पे इनकम टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, तो उनको अपने जो अपना टैक्स होगा वो एज पर लॉ देना पड़ेगा। ए रेजिडेंट मल्टीनेशनल कंपनी नीड नॉट, ये जितने ऑप्शन है पे इनकम टैक्स इतना है, ये नन ऑफ दिस जो है ये आप देख लें। इनकम टैक्स रेट्स आर द सेम फॉर बैंकिंग कंपनीज, इनकम टैक्स जो है ये जो स्लैब दी हुई हैं, अभी तो मे बी इनकम टैक्स वगैरह में भी काफ़ी सारी चेंज आएंगे आने वाले टाइम, लेकिन जब का ये है क्वेश्चन है, तो जो स्लैब होती थी वो सब कंपनीज़ पे लागू होती थी। 15 है सुपर टैक्स ऑन कंपनीज इज़, तो ये पाकिस्तान में है नहीं, आप टैक्सेशन की पूरी बुक पढ़ें तो सुपर टैक्स का आपको कहीं कंसेप्ट नहीं मिलेगा। 16 है करंट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड एज करंट एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज़, सिंपल। शॉर्ट टर्म 17 है शॉर्ट टर्म लोन कैन डिस्क्राइब्ड एज, तो इनका पीरियड क्या होता है, इफ़ द पीरियड इज़ लेस देन 1 ईयर तो उसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। आगे आ जाता है जी 18, ए पार्टनरशिप इन टुडेज पाकिस्तान अंडर द करंट लॉ कैन हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो आपको पता बताया 2 से 20 इसकी तादाद होती है। 19 है कम्बिनेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अमलगमेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो इसको कम्बिनेशन कहते हैं। बाकी 2 ऑप्शन इनके साथ मैच नहीं करते, तो ये सबसे बेहतर है, इसकी तारीफ़ है। 20 है सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन बी इंक्रीज बाई डिस्क्राइबिंग सेलिंग प्राइस, डिक्रीजिंग डिस्क्राइबिंग सेलिंग प्राइस, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों में से नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी ठीक है। 2001 के पेपर आ गए हैं। क्वेश्चन 1 है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, हर बार आता है, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, आप इसको माइंड में रख लें। तो ओरिजिनल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो होती हैं वो जनरल होता है, जब आप जनरल में एंट्री पास करते हैं तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहाँ से हम डाटा उठा के लेजर में ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो जनरल जो होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है, जहाँ पे हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन एज पार्ट ऑफ, आपको पता है जब आप एडवांस में कोई एक्सपेंडिचर जो है वो पे कर चुके हैं, तो वो आपका एक्सपेंस जो होता है, एडवांस में जो ज़्यादा पे किया होता है वो आपका एक एसेट होता है, क्योंकि बाद में आप उसको बैलेंस करते हैं। तीसरे नंबर पे अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एक्रूड, यानी कि जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए लेकिन ड्यू हो चुके हैं, तो उनको एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। चौथा है अमाउंट कैश और अदर एसेट्स रिमूव्ड फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर इज़ ड्राइंग्स, जो बिज़नेस से जो बिज़नेस के शेयर होल्डर्स रहते हैं वो कुछ लेके जाते हैं, तो हम उनको ड्राइंग कहते हैं। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज़, पेमेंट है, रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर इज़ राइट ऑप्शन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, के अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उनको कौन कौन इस्तेमाल करता है, टैक्स अथॉरिटीज़, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। हर एक को अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं उनके साथ सरोकार होता है कि क्या कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्या पोजीशन है। क्वेश्चन 7 है द बिजनेस फॉर्म इन विच द ऑनर इज़ पर्सनली लायबल इज़, कौन सी कंपनी होती है जिसमें, कौन सा बिजनेस होता है जिसमें वो पर्सनली लायबल होता है, तो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स में भी आपको मैं बता दूं कि पार्टनर्स या तो सारे के सारे इक्वली लायबल होते हैं, या कम अज़ कम अगर इक्वली लायबल नहीं है, लिमिटेड फ़र्क या 7 पार्टनर्स हैं तो 6 अगर उनकी लिमिटेड कैपेसिटी, तो एक ऐसा होगा जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, अदरवाइज सारे इक्वली लायबल होंगे किसी भी लॉस का।
सभी को अगर इक्वली लायबल नहीं करते तो एक कम अज़ कम उन पार्टनर में ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसकी हो। तो इसलिए पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप दोनों में जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड आ जाती है, पर्सनली लायबल हो जाते हैं। क्वेश्चन 8 है द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ऑनर। क्या होता है, जब कोई एक बंदा अपने एसेट्स, अपनी कोई घर से कोई चीज़ उठा के, अपनी कोई ज़ाती चीज़ उठा के बिज़नेस में लगा दे तो उससे क्या होता है, इंक्रीज़ टोटल एसेट्स एंड इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदे के पहले ही उसने इन्वेस्ट की हुई है, कुछ और चीज़ उठा के ला के बिज़नेस में डाल देता है तो उसका हिस्सा भी बढ़ेगा और कंपनी के भी एसेट्स बढ़ेंगे। सिंपल बात है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। जो फॉलोइंग हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन है सिवाय रिटेलर के। हाँ, आपको पता है रिटेलर कोई बिजनेस की फॉर्म नहीं है, बाकी सारी हैं। 10 है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर और रेफर टू एज एसेट्स। हाँ, एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देते हैं। एन ऑनर इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड इन टू द बिजनेस वुड। दरी बात है, जो आपको बिजनेस के भी एसेट बढ़ाएगा और ऑनर की भी इक्विटी बढ़ाएगा। ए कैश परचेज ऑफ सप्लायर वुड बी ए कैश परचेज ऑफ सप्लाईज वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट्स। क्यों नहीं इफेक्ट होगा इसका टोटल एसेट्स पे? जब आप एक सप्लाई ख़रीदते हैं और कैश देते हैं तो कैश एक चीज़ जाती है, एक चीज़ आती है। अगर कैश भी आपका एसेट ही होता है, कैश जा रहा है और चीज़ आ रही है तो उसमें आपके एसेट सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ उसने ही उससे कम भी हो जाएगी। तो हैव नो इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स। 13 है एन ऑनर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच इनटू द बिजनेस वुड। जो ऑनर होते हैं उनके बिज़नेस में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज़ एसेट्स। वही आपको जो पहले बताया कि जब उसमें और इन्वेस्टमेंट आती है तो कंपनी के एसेट्स बढ़ते हैं और जो शेयर होल्डर्स अपना एसेट लेके आते हैं उनकी इक्विटी बढ़ती है। 14 है द पेमेंट ऑफ रेंट ईच मंथ फॉर ऑफिस स्पेस वुड डिक्रीज टोटल एसेट्स। तो ज़ाहिर बात है, जो रेंट है उसको पे करने से आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब जाता है तो बिज़नेस के एसेट्स कम होते हैं। लेट्स सपोज आपका कैश पड़ा था, कैश आपने पे किया रेंट के बदले में, तो कैश रेंट देने के लिए कुछ आपके पास आया नहीं है, सिर्फ पैसा गया है, तो पैसे जाने से आपके क्या एसेट्स कम हो जाएंगे। 15 है रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स। रियल अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बैलेंस शीट तक जाते हैं, आपकी वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। बाकी कुछ नॉमिनल अकाउंट्स वगैरह होते हैं जैसे रेंट वगैरह, ये आपके सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में जो वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स कुछ होते हैं जिनको हम क्लोज़ कर देते हैं और बैलेंस शीट में फिर रियल अकाउंट्स चलते हैं। 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड यूजुअली हैव ए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन कि आपके पास उसकी कुछ ना कुछ मौजूद रहता है, तो कैश ऐसा होता है जिसका डेबिट बैलेंस आपके पास रहता है। 17 है क्विक एसेट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ए एंड बी, यानी कि कैश एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये क्विक हैं। जैसे मैंने आपको बताया करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें तो क्विक एसेट्स रह जाते हैं। 18 है नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू। इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ग्रॉस प्रॉफिट के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, नेट इनकम। नेट इनकम को वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ऐड करेंगे तो आपके वापस ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर पे आप पहुंच जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग। 20 आपको बताया, 2 से 20 तक इनकी तादाद होती है। बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ये स्पेसिफाइड डेट पे हम बनाते हैं।